ठीक है, आज गालिबन 30th है। हमने जो है वो कल जो है वो दो तरह के ग्राफ बना के मैंने आपको दिखाए थे, जो कि हमने ओ लेवल्स में पढ़े थे। एक ग्राफ होता था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक ग्राफ आपका होता था स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, हमने 6 तरह की जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन लिखी थी यहाँ पर। 6 तरह की टाइप्स ऑफ मोशन लिखी थी, जिसके लिए हमने ग्राफ जो बनाए थे, स्केच किए थे। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, चलो अभी कर देते हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर हो गई अब। जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि हमने जो कल ग्राफ्स बनाए थे, उसमें 6 तरह की जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन पे बात की थी। हर टाइप ऑफ मोशन के लिए हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था, और फिर उसी टाइप ऑफ मोशन के लिए हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाया था। पहली जो टाइप ऑफ मोशन थी वो क्या थी? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, और उसका स्पीड टाइम ग्राफ भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होती है? एक्स एक्सिस पर होती है हमेशा। दूसरा हमने ग्राफ बनाया था यूनिफॉर्म स्पीड का। और यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से, और जिसका स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है अबव एक्स एक्सिस। इसका हमने ग्राफ बनाया था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उस तरह से, एक कर्व होता है, और ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसका चौथा ग्राफ हमने बनाया था यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन। ठीक, यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का कर्व था, जबकि ये स्ट्रेट लाइन था नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ स्पीड टाइम ग्राफ। पांचवा ग्राफ हमने बनाया था इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का। और इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था वो हमने नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने कहा था कि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, ये वेरी करेगा। लेकिन इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ आप बना सकते हैं इस तरह से अपवर्ड कर। और आखिर जो टाइप ऑफ मेजरमेंट डिस्कस की थी वो था डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ठीक है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने नहीं बनाया था, तो इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा उस तरह से कर्व बनेगा विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो टोटल ये 10 ग्राफ हमने बनाए थे। 4 डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे और 6 क्या थे? 6 स्पीड टाइम ग्राफ थे। 4 डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे और 6 स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा, फिर आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। मिसाल तौर पर मैंने बताया था कि जो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, इसके बराबर होता है स्पीड। इसी तरह जो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ होता है बराबर होता है किसके? बराबर होता है एक्सीलरेशन। इसी तरह जो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो किसके बराबर होता है? बराबर होता है डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होता है। ये सारी बातें आपने ओ लेवल में पढ़ी थी। ठीक है जी, अब बातें सारी वही हैं, लेकिन अब इन बातों को ज़रा जो अप्लाई किया जाएगा ना वो थोड़ा डिटेल में किया जाएगा। मिसाल के तौर पर
हमने पढ़ा कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड को शो करता है। तो बात को ज़रा यहाँ पर चेक करते हैं। इस ग्राफ का ग्रेडियंट यहाँ पर क्या है? इस ग्राफ का ग्रेडियंट यहाँ पर 0 है, और ग्रेडियंट किस चीज़ को शो कर रहा है? ग्रेडियंट स्पीड को शो कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पर इस ग्राफ का ग्रेडियंट 0 है, तो इसकी स्पीड भी 0 होना चाहिए, और इसकी स्पीड 0 है। क्यों स्पीड 0 है? क्योंकि ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट है। यहाँ पे जिसका ग्रेडियंट है वो क्या है? यहाँ पर इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है। क्योंकि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो उस ग्राफ में फिर स्पीड भी क्या होना चाहिए? स्पीड भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब देख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हुआ है। इस ग्राफ में ग्रेडियंट क्या हो रहा है? इस ग्राफ में ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है तो फिर स्पीड भी क्या होनी चाहिए? स्पीड भी इंक्रीज होनी चाहिए। ये किस चीज़ का ग्राफ है? यूनिफॉर्म एक्सिलेशन का ग्राफ है, यानी कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। इस वाले ग्राफ में ग्रेडियंट क्या हो रहा है? इस वाले ग्राफ में ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड भी क्या होनी चाहिए? स्पीड भी डिक्रीज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म डिसलेशन, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। और इसका जो है हम ये इंक्रीजिंग एक्सिलेशन और डिक्रीजिंग एक्सिलेशन का तो ग्राफ बनाती ही नहीं है डिस्टेंस टाइम का। इसी तरह हमारा अगला पॉइंट ये कहता है कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। अब देखें इसका ग्रेडियंट अगर देखें तो इसका ग्रेडियंट 0 है, तो इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर भी ग्रेडियंट 0 है, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन 0 होगा। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब भी इसका एक्सीलरेशन 0 होगा, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा तब भी इसका एक्सीलरेशन 0 होगा। यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है? यहाँ पे ग्रेडियंट इसका कांस्टेंट है। यहाँ पे ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सीलरेशन भी क्या होना चाहिए? इसका एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। क्योंकि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो इसका एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो इसका ग्रेडियंट जो कांस्टेंट है नेगेटिव में कांस्टेंट है, तो जो इसका एक्सीलरेशन है वो भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक्सीलरेशन जो है डिसेलरेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन है, और कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म है। ये जो हमने लाइन बनाई, ये लाइन शो कर रही है कि नेगेटिव ग्रेडियंट कांस्टेंट को शो कर रही है, यानी कि नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन को शो कर रही है। इसका जिस लाइन को देखें तो उसका ग्रेडियंट क्या हो रहा है? इसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। ग्रेडियंट इंक्रीज होने का क्या मतलब है? इसका एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सीलरेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। और उस ग्राफ को देखें और से, तो उस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या हो रहा है? इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा होगा? एक्सीलरेशन भी डिक्रीज हो रहा होगा। तो कौन सा एक्सीलरेशन है? इसका डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। तो लिहाजा आप स्पीड टाइम ग्राफ हो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, उसका जो भी शेप होगा, उसका जो भी इंटरप्रिटेशन होगी, वो उसके ग्रेडियंट को देख के की जाएगी। यानी कि जैसे कि ग्राफ का ग्रेडियंट होगा वैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। यानी जिस तरह का जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होगा वैसे ही ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, और जिस तरह का जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होगा वैसे ही आपका एक्सीलरेशन होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो स्पीड को शो करता है, और स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो एक्सीलरेशन को शो करता है। तीसरा मैंने बताई थी कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ शोज डिस्टेंस कवर्ड। यानी अब एक स्पीड टाइम ग्राफ का जो है अगर एरिया अंडर का ग्राफ निकालें मिसाल के तौर पर, ये स्पीड टाइम ग्राफ है और ये आपको स्पीड दी हुई है किसमें? सॉरी, ये आपको टाइम दिया हुआ है किसमें? सेकंड्स में। और ये आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है किसमें? मीटर पर सेकंड। फर्स्ट करें, ये टाइम है 10 सेकंड्स, स्पीड आ रही है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये ग्राफ की जो एरिया है, ये एरिया किसको शो करेगा? ये एरिया शो करेगा डिस्टेंस को। और ये एरिया है कितना? ये ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना आ जाएगा? 25 मीटर्स। यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ माशाल्लाह से कितना कवर हुआ? और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 25 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ है। ये मतलब हुआ इस बात का। एक और ग्राफ देखें।
निकालने तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालने कितना बनेगा, डिस्टेंस कवर्ड निकालने कितना बनेगा इस ग्राफ में, जल्दी से बताएं। अच्छा जनाब, तो 75 आंसर आ रहा है सबका। ठीक है भाई, देखें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाने चाहे तो चाहे अलग अलग एरिया कैलकुलेट कर लें। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या बनेगी, हाफ इंटू 5 और ये रेक्टेंगल कितना बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा 5 इंटू 10 और ट्रायंगल कितनी बनेगी, हाफ इंटू 5 ये हो गया 12.5, ये हो गया 50, 12.5 टोटल हो गया 75 और डिस्टेंस कवर्ड 75 मीटर हो गया। डिस्टेंस कवर्ड कितना है टोटल, यहाँ बताएं कैलकुलेट करके जल्दी से, शाबाश, 1 मिनट में बताना है। अच्छा भाई, सबका आंसर जो है 50 आ रहा है और माशाल्लाह से सबका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, पहले तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि इतना आसान सवाल मैंने दिया क्यों आपको, पता इतना पूरा टॉपिक करा दिया और फिर मैं आपको इतना आसान सवाल दे रहा हूँ। तो ज़रा गौर से ना, ज़रा सोच समझ के काम किया करें। अब ज़रा देखें, अब अकल आनी शुरू हुई लोगों को। जैसे आती शाम भाई को अकल आई कि टाइम मैंने यहाँ मिनट्स में दिया हुआ है और स्पीड मैंने मीटर पर सेकंड में दी हुई है, तो आपको एरिया निकालने से पहले यूनिट्स को तो मैच करना पड़ेगा ना। तो टाइम को पहले आपको सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। तो 5 मिनट्स को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 60 300, टाइम आपका 300 सेकेंड है।
अब जब आप एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 300, आंसर होगा 3000 मीटर। इसका आंसर जो है वो 50 मीटर्स नहीं होगा बेवकूफ़ो, इसका आंसर 3000 मीटर्स होगा। ठीक है जी, 3000 मीटर इसका आंसर आएगा। चलिए अब और आगे चलते हैं। अब देखें, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई देखें बात कुछ ऐसी है, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इसी ऑब्जेक्ट की इसी मोशन का आप जो है क्या बनाएं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो इसी मोशन का आप इसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं। फटाफट एक कॉपी में बनाएं, तस्वीर खींच के ग्रुप पे डालें व्हाट्सएप जल्दी से। इस स्पीड टाइम ग्राफ का कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं और फिर तस्वीर खींच के ग्रुप पे डालें जरा व्हाट्सएप जल्दी से, शाबाश। हाँ भैया, दिशान ने भेजा ग्राफ, इसके अलावा और बोलो। और इसके अलावा आप में से काफी लोग ट्राई कर रहे हैं और अच्छे ट्राई कर रहे हैं।
ठीक है। अगर आप ग्राफ पे देखें ऊपर वाले ग्राफ में, तो शुरू से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड टाइम ग्राफ में ये क्या चीज़ है। स्पीड टाइम ग्राफ में ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे बनता है, ऐसे बनता है कर्व। ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन डिस्टेंस से अपवर्ड कर्व बनता है। बन गया। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक ये क्या है, यहाँ से तक ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड हो कैसे आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है। तो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड जो है स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहाँ तक एक्सप्रेशन आया, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और फिर ये क्या है, ये यूनिफॉर्म डिसलेशन। यूनिफॉर्म डिसलेशन कैसा होता है, डिस्टेंस टाइम में इस तरह से। लेकिन इसको आपको सिंगल वन गो में बनाना होगा, समथिंग यू कर, फिर स्ट्रेट लाइन, और फिर ऐसे कर। ठीक है। तो आप जो टुकड़ों में जोड़ जोड़ के बनाया बनाया तो सही है, लेकिन अगर टुकड़ों में जोड़ के बनाएंगे ना तो एक नंबर कर देगा। यानी कि आपने पहले यूं किया, फिर यूं किया, फिर आपने यूं किया। ये टुकड़े नजर नहीं आने चाहिए, ये वन गो में स्मूथ कर नजर आना चाहिए, लाइक। ठीक है। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है। अगर ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, अगर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इसको बना के तस्वीर डालें। हाँ वही। मरियम इफ्तिखार का ग्राफ, ऑलराइट। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा बोलें। आज से ठीक है। और
देखिए पहले आप इस बात का एनालिसिस करें कि यहाँ तक तो लाइन स्ट्रेट है ना ऑलमोस्ट, यहाँ तक ये लाइन स्ट्रेट है, यहाँ से तक क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो ये क्या चीज़ है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते होते फाइनली जीरो। यहाँ पर स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है, और फाइनली यहाँ से तक ग्रेडियंट जीरो, यहाँ से तक आपकी स्पीड क्या है, आपकी स्पीड जीरो है। ये यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड आप कैसे शो करेंगे, कैसे शो करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ये डिसेलेरेशन है, यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन। यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन आप कैसे शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से फिर आपकी स्पीड जीरो हो गई, तो ये आप जीरो स्पीड है, ठीक है। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। तो अगर आपने ऐसा ग्राफ बनाया है तो सही बनाया है। रयान ने बनाया ऐसा ग्राफ, मलिका ने भी ऐसा ग्राफ बनाया है, और ऐसे शाम ने भी ऐसे ही बनाया है तकरीबन, ठीक है। तो इन लोगों ने सही बनाया, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन। क्या कहते हैं भाई, फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। यानी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे कि उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है और कुछ ना लग रहा हो, तो उसको हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। मिसाल, मतलब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, अभी जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है ये वैक्यूम में गिर रहा है। वैक्यूम का मतलब है कि देयर इज नो एयर, यहाँ पर एयर वगैरह नहीं है। जब वैक्यूम में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा, तो जो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट शुड बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी मोशन को हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल मोशन कहेंगे। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर वैक्यूम में गिराते हैं ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्री फॉल मोशन। अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में गिराते हैं, यानी कि फ्री फॉल कराते हैं, तो इनिशियली जब उसको आप ड्रॉप कर रहे होते हैं, तो इनिशियली उसकी स्पीड क्या होती है, इनिशियली उसकी स्पीड जीरो होती है, ठीक है भाई। इनिशियली उसकी स्पीड जीरो होती है, और जब उसको हम छोड़ देते हैं और नीचे गिरने लगता है, तो नीचे गिरते गिरते उसकी स्पीड क्या होती रहती है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है। इनिशियली जब ड्रॉप कर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड जीरो होती है बेशक, लेकिन उसका एक्सलेशन जीरो नहीं होता, उसका एक्सलेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सलेशन जो होता है क्या रहता है, ये एक्सलेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड में हर सेकंड में 9.8 का इजाफा होता है। यानी कि एक सेकंड के बाद जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 9.8 प्लस 9.8 19.6 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद स्पीड हो जाएगी 19.6 प्लस 9.8, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगी आपकी 29.4 मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन। तो जब तक ये ऊपर से नीचे गिरते गिरते जमीन से टकरा नहीं जाएगी, इसकी स्पीड इसी रेट से बढ़ती रहेगी, यानी हर सेकंड में इसकी स्पीड जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती रहेगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने जो 6 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी, 6 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी ना टोटल, ये 6 टाइप्स ऑफ मोशन। तो वैक्यूम में जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, वैक्यूम में जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, तो उसकी जो मोशन है वो इन 6 टाइप्स में से कौन सा वाली टाइप होगी, बोल के बताएं जरा माइक अनम्यूट करके। जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, वैक्यूम में ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसकी जो मोशन है वो इन 6 में से कौन सी टाइप ऑफ, ये स्क्रीन पर आपके सामने 6 टाइप्स ऑफ मोशन लिखी हुई है, इन 6 टाइप्स ऑफ मोशन में से कौन सी टाइप ऑफ मोशन है,
जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। यूनिफॉर्म स्पीड। लैपटॉप की आवाज बहुत कम आ रही है। सर सेकंड वन यूनिफॉर्म स्पीड मे बी। यूनिफॉर्म। और किसी का कुछ और ख्याल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, अभी तो तय करें कि ऑब्जेक्ट जो वैक्यूम में ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। देखें, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि इसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको दिखाया है कि इसकी स्पीड पहले 0 थी, फिर 9.8 हो गई, फिर 19.6 हो गई, फिर 29.4 हो गई, तो स्पीड तो इसकी बढ़ रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड तो नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड जो बढ़ रही है ना, वो 9.8 के कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो फिर हम उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है तो फिर हम उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं स्पीड रेट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई सबके? तो एक ऑब्जेक्ट अगर वैक्यूम में फ्री फॉल करेगा तो वैक्यूम में गिरने वाले ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो इस तरह का बनेगा जैसे मैंने बनाया। अब फर्स्ट करें कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल नहीं कर रहा वैक्यूम में, बल्कि वो एयर में गिर रहा। ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू एयर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में गिर रहा। ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू एयर, जब एक ऑब्जेक्ट एयर में हम उसको गिराते हैं तो इनिशियली उसकी स्पीड भी क्या होती है? इनिशियली उसकी स्पीड भी 0 होती है, और इनिशियली इसका एक्सेलरेशन भी कितना होता है? इनिशियली इसका एक्सेलरेशन भी 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड उसकी जो है वो इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। अब ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे गिरता रहेगा, स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। स्पीड के इंक्रीज होने के साथ एक चीज और इंक्रीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस। जब आप एक ऑब्जेक्ट को जो है वो थ्रू एयर गिराते हैं तो नीचे गिरने से उसकी स्पीड तो बढ़ती है, एयर स्पीड के बढ़ने के साथ साथ उसकी एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होती है। जब एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो उस पर लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो एयर के जरिए एयर में से गिरता है तो जो उस पर लगने वाली एयर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है, और एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से उस पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती है। जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या होता है? वो भी डिक्रीज होता है। अभी किस तरह से होता है सब डायनेमिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि एक ऑब्जेक्ट एयर में ऊपर से नीचे गिर रहा है, और जब वो एयर में ऊपर से एयर, एक मिनट रुको, ये शोर बहुत कर रहे हैं बाहर लोगों तरफ, मना करें। अच्छा, तो मैं सिर्फ कहना ही चाह रहा हूँ, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा है किस तरह से होता है, क्यों होता है, सभी हम डायनेमिक्स से पढ़ेंगे फोर्सेज में। अभी सिर्फ इतना समझें कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है एयर में, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि उसकी स्पीड के साथ क्या हो रहा है और उसके एक्सलेशन के साथ क्या हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे एयर में गिरता है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है? उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसका एक्सलेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलेरेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि उस पर लगने एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जिस वजह से रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज। अच्छा, आखिर में एक वक्त ऐसा आता है, आखिर में एक वक्त ऐसा आता है कि जब एक्सेलेरेशन हो जाता है 0। और एक्सेलेरेशन 0 कब होता है? जब आपकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते, एक्सेलेरेशन 0 कब होता है? जब आपकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाए? ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर। ऐसे वक्त में क्या होता है? ऐसे वक्त में होता है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाती है? ऐसे वक्त में रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाती है। रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाती है तो फिर एक्सेलेरेशन भी 0 हो जाता है। ऐसे मौका पर आपकी स्पीड जो है फिर कांस्टेंट हो जाती है, इनको जितना बढ़ना था वो बढ़ जाती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है। और फिर इस स्पीड को हम क्या कहते हैं? इस स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, टर्मिनल स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत ही क्विकली इसको जो है वो सिर्फ मैंने इसको जो है एक तरह समझ लें इसको समराइज कर दिया।
इसकी डिटेल जो है ना, डिटेल इंशाल्लाह ताला हम डायनेमिक्स के चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसकी समरी ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एयर के थ्रू गिरता है तो शुरू में उसकी स्पीड 0 होती है, एक्सेलेरेशन उसका 9.8 होता है। लेकिन जैसे जैसे वो एयर के अंदर से गिरता रहता है उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है। एयर रेजिस्टेंस की बढ़ने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती रहती है और एक्सेलेरेशन डिक्रीज होता रहता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के वेट ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाती है, और जब एयर रेजिस्टेंस वेट ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाती है तो रिजल्टेंट फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है वो जीरो हो जाती है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है वो जीरो हो जाती है, तो फिर उसका एक्सेलेरेशन भी जीरो हो जाता है। और जब उसका एक्सेलेरेशन जीरो हो जाता है तो फिर उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है, और उस कांस्टेंट स्पीड को हम क्या कहते हैं, उस कांस्टेंट स्पीड को हम जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू एयर से की जो है वो समरी बताई है। अब मुझे ये बताएं कि जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू एयर, इस स्टोरी को देख के बताएं कि इस टाइप ऑफ मोशन को आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे। जो 6 कैटेगरी है इनमें से कौन सी कैटेगरी में डालेंगे। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हवा में जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो हवा में गिरते हुए उसके साथ क्या होता है, इसको देखकर ये बताएं। हाँ भाई बताएं जरा, कौन सी टाइप ऑफ मोशन समझ में आ रही है आपको। इसको इन शॉर्ट आप क्या कहेंगे, इसको इन शॉर्ट आप डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन कहेंगे। जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन से गिर रहा है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन से गिरता है तो या डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन में मूव करता है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो बनाते ही नहीं है। तो लिहाजा अगर एक ऑब्जेक्ट एयर में गिर रहा होगा तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है किस तरह से बनेगा, तो डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन वाला ग्राफ, यानी कि टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई, और ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को मैं 3 हिस्से कर देता हूँ। पहला हिस्सा ग्राफ का ए है, दूसरा हिस्सा बी है, और तीसरा हिस्सा इसका सी। ठीक है, इसके अलावा इस ग्राफ पर मैं एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, और वो पॉइंट जो है वो डी है। वो पॉइंट क्या है, डी है। अब इस ग्राफ पर जो मैंने 3 हिस्से बनाए, ए बी सी और एक पॉइंट डी। अब आपको करना ये है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ए का क्या मतलब है इस ग्राफ पर, बी का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, और डी क्या चीज। ठीक है, ग्राफ पर ए बी सी का क्या मतलब है और डी क्या चीज है, ये माइक अनम्यूट करके आपको एक्सप्लेन करना है, जिसका नाम लूंगा वो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो ऐसा करो कि अब्दुल्ला आप एक्सप्लेन करो जरा इसको। अब्दुल्ला आप एक्सप्लेन करो इस ग्राफ को कि इस ग्राफ पे ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, और डी क्या है, डी क्या चीज है। सर ए का मतलब है कि जो है तो जोर से बोलो यार, आवाज एक्सेलरेशन नहीं। आवाज आ रही है सर अब? बहुत हल्की आवाज आ रही है। मेरा तुम हैंड फ्री यूज तो नहीं कर रहा है। कर रहा हूँ हैंड फ्री के बगैर बोलो फिर तेज आवाज आएगी। सर, अब आ रही है? हाँ बेहतर है। सर अभी बोलो। सर शुरू में एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। मतलब ए का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह रहे हो तुम, ठीक है। बी, जी। फिर आगे चलो। तो उसके बाद एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है बी में, ठीक है, और आगे चलो। उसके बाद एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जीरो हो गई है। एक्सेलरेशन जीरो हो गई है, और डी का क्या मतलब है। किसका? डी, डी फॉर डॉक्टर। डी का क्या मतलब है। डी डी डिस्प्लेसमेंट। डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। चलो अब ऐसा करो कि मलिहा तुम एक्सप्लेन करो बेटा इसको जरा। अभी मलिहा एक्सप्लेन करो इस चीज को, ग्राफ को, ए बी सी डी का क्या मतलब है चारों चीजों का। यस।
मलिया तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ भाई मलिया, तुम बोल रही हो या नहीं बोल रही हो? मुझे आवाज तो नहीं आ रही तुम्हारी। चलो ऐसा करो, चलो जोया सलमान तुम बताओ बताओ बेटा। जोया सलमान, माइक अनम्यूट करो, इसको एक्सप्लेन करो इस ग्राफ को। ए बी सी और डी का क्या मतलब है इस ग्राफ का? अच्छा भाई माइक डजंट वर्क, ठीक है सही है, कोई बात नहीं। चलो फिर ऐसा करो कि सैयद मुनीब अली तुम ट्राई करो जरा माइक अनम्यूट करके बोलने की। हाँ भाई मुनीब अली। शायद मुनीब अली का मेरे ख्याल से माइक काम नहीं करता शायद। माइक का बड़ा प्रॉब्लम है यार, आप लोग जो है ना किसी ऐसे डिवाइस से लॉग इन हुआ करें जिसका माइक काम किया। मतलब है और डी का क्या मतलब है? सर पॉइंट ए ये शो कर रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है। जी। अब फिर जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो स्पीड कम हो जाती है, तो पॉइंट बी डिक्रीजिंग स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी? और सी जब एयर रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो जाती है तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट अचीव कर देता है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी। ठीक है, और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी सर टर्मिनल वेलोसिटी डी टर्मिनल वेलोसिटी। विल। ठीक हाँ है, राइट। ठीक है सही है। चलो ये मरियम इफ्तिखार तुम जरा एक्सप्लेन करो, तुम ये लाइबा की एक्सप्लेनेशन से एग्री करती हो या डिसएग्री करती हो? मरियम इफ्तिखार, जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। सर पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। फिर पॉइंट सी पे एक्सेलरेशन 0 हो गई है और एयर रेजिस्टेंस और वेट एक दूसरे के बराबर हो गया और टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है। और लेकिन स्पीड इंक्रीज होती जा रही थी, तो पॉइंट डी पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, इस वजह से टर्मिनल वेलोसिटी। बिल्कुल सही है, मरियम इफ्तिखार को 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, उसने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। ए पे शुरू में कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, बी जो है वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन शो कर रहा है, और सी पे जाके आपका ग्रेडियंट जीरो हो गया। सी पे जाके आपका ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब ये है कि आपका जो है एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। और ये जो कांस्टेंट स्पीड है जो कि अब मजीद नहीं बढ़ रही है, यही बेसिकली डी है, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, ये शो कर रहा है ग्राफ। ठीक, तो मकसद कहने का ये है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, अब चाहे वो एयर में से गिर रहा हो या चाहे वैक्यूम में से गिर रहा हो, दोनों के आपको ग्राफ समझ में आ रहा है। अब बॉटम लाइन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वैक्यूम में गिर रहा होगा, तो वैक्यूम में जब भी ऑब्जेक्ट गिरेगा ऊपर से नीचे, तो इसका ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। और ये जो हमने ग्राफ बनाया है स्पीड टाइम ग्राफ, बेसिकली ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। और जब भी ऑब्जेक्ट एयर में से गिरेगा, तो एयर में से गिरने वाले ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ बनेगा स्पीड टाइम ग्राफ, इस तरह से बनेगा लाइक दिस। और ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये बेसिकली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू वैक्यूम का स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ बनाएंगे, और जब भी आपको ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू एयर का स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो आप हमेशा जो है वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला ग्राफ। अभी जो मैंने बातें बताई हैं, इन बातों को अच्छी तरह से आप लोग कल रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि कल मैं आपको फिर इसके जो है वो जरा कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि इंशाल्लाह ताला देखकर आपको जो है थोड़ा सा आप पछताएंगे कि 11th में हम क्यों आ गए, फिजिक्स क्यों ले लिया। तो थोड़ा सा पछताएंगे इंशाल्लाह, जब समझ में आ जाएगा तो फिर आपको खुशी होगी कि आपने फिजिक्स चूज। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह क्लास में मैं फिर ये ग्राफ वाला टॉपिक कंटिन्यू करूँगा, और फिर इसी के कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, और इंशाल्लाह कल आपको सारी वर्कबुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी,
तो हम वर्कबुक्स को ही फिजिकली सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, हार्ड कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास। सही है, थैंक यू।